डीए न्यूज़ प्लस के हमारे खास कार्यक्रम चर्चा है में आप सभी का स्वागत है। मैं बलबीर भारज आज आपको बताने जा रहा हूं उन बड़ी खबरों के बारे में जो लोगों के बीच आज चर्चा का मुद्दा बनी हुई है। सबसे पहले जो चर्चा का मुद्दा बनी है उसके बारे में बात करते हैं, वह है बैलेट पेपर से चुनाव को लेकर कांग्रेस की भारत जोड़ो की यात्रा की तर्ज पर पदयात्रा का ऐलान। जी हां, महाराष्ट्र चुनाव बुरी तरह से हारने के बाद कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियों ने एक बार फिर ईवीएम की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं, जबकि दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने की जनहित याचिका खारिज कर दी है। कांग्रेस ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात पुरजोर रूप से उठाते हुए भारत जोड़ो यात्रा की तरह पद यात्रा निकालने की घोषणा की है। कांग्रेस का कहना है कि इस मामले को अब जनता की अदालत में ले जाने का वक्त आ गया है। आपको बता दें कि जब भाजपा 2009 में चुनाव बुरी तरीके से हारी थी, तब भाजपा ने भी ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे। ये समय समय की बात है, जब जो चुनाव हारता है उस वक्त हार का ठिकरा ईवीएम पर फोड़ा जाता है और जब जीत होते रहती है तब बात ईवीएम के पक्ष में होती है। आपको बता दें कि संविधान दिवस के मौके पर कांग्रेस पार्टी के संविधान रक्षक सम्मेलन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पर सवाल उठाते हुए बैलेट पेपर से चुनाव की मांग की थी। उन्होंने कहा कि एससी, एसटी, ओबीसी, गरीब तबके के लोग, छूटे समुदाय के लोग अपना वोट दे रहे हैं, वो वोट फजूल में जा रहा है। हमने जैसे भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, वैसे ही बैलेट पेपर से चुनाव के लिए एक देशव्यापी अभियान चलाएंगे। खड़गे ने कहा, जब बैलेट पेपर से चुनाव होगा तब भाजपा को अपनी हालत का पता चल ही जाएगा। खड़गे ने यह भी कहा कि वे अन्य पार्टियों को भी इस मुहिम में शामिल करेंगे। बिल्कुल, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए पारदर्शिता जरूरी है और पारदर्शिता के लिए बैलेट पेपर से चुनाव होना जरूरी है। जो सवाल खड़े हुए हैं ईवीएम के सिस्टम पर, दिन भर उपयोग किए जाने वाले ईवीएम के 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन बाद काउंटिंग के समय खुलने पर 99% बैटरी कैसे? जिस तरह से 17C से ईवीएम के द्वारा गिने गए वोट का मिलान नहीं हो रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान जो 443 सीटों पर चुनाव हुए उसमें 438 सीटों पे मिसमैच। तो ये जो चीज़ें हैं ये ईवीएम के प्रति संदेह उत्पन्न करता है। विकसित राष्ट्रों में भी ईवीएम से चुनाव नहीं हो रहे हैं, बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं। तो भारत में भी लोकतंत्र के प्रति आस्था बनी रहे, इसके लिए बैलेट पेपर से चुनाव कराना अनिवार्य होना। अब हम आपको महाराष्ट्र में हुए चुनाव और उसकी मतगणना को लेकर उपजे सवाल से बताते हैं कि आखिर विपक्ष क्यों ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रहा है। आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र में 2024 को हुए विधानसभा चुनाव में 95 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान और मतगणना में विसंगतियां पाई गई। जी हां, करीब 95 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान और मतगणना में विसंगतियां पाई गई, जिसके बाद से यह आवाज उठने लगी कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है। आरोप लगाया गया है कि 19 निर्वाचन क्षेत्रों में वास्तव में डाले गए मतों से अधिक मतों की गणना की गई है, जिससे ईवीएम में अतिरिक्त मतों के जोड़े जाने की संभावना का संकेत मिलता है। जी हां, अगर किसी चुनाव क्षेत्र में अगर 100 मत पड़े हैं और मतगणना के बाद वह 110 निकलते हैं, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। या तो जैसे 10 मत अगर अधिक निकले हैं तो मतलब यह है कि वोट जोड़े जा सकते हैं, यदि कम निकलते हैं इसका मतलब यह है कि वोट घटाए जा सकते हैं। ये जोड़ और घटाने की जो संभावना है, इससे ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह लगता है। इसके अलावा ऐसे दावे हैं कि 76 निर्वाचन क्षेत्रों में डाले गए मतों से कम मतों की गणना की गई, जो संभावित छेड़छाड़ या तकनीकी खराबी का संकेत देता है। 193 निर्वाचन क्षेत्रों में मतों की
गणना मतदान के आंकड़ों से मेल खाती है। ऐसे में राज्य के लगभग 1/3 निर्वाचन क्षेत्रों में अनियमितताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जी हाँ, विस्तृत बूथ स्तरीय निरीक्षण फॉर्म 20 के माध्यम से और भी अधिक विसंगतियों को उजागर कर सकता है, जो तत्काल और गहन जांच की आवश्यकता को रेखांकित करता है। आपको बता दें कि ये जो फॉर्म 20 है, इसमें अनेक प्रकार की विसंगतियां आ सकती हैं अगर ये प्रॉपर भरा जाता है तो, और ये पता चल जाता है कि ये कैसे गड़बड़ियां हुई हैं, जिसका तत्काल और गहन जांच की आवश्यकता है। भारत को छोड़ के बहुत सारे जो देश हैं, बहुसंख्यक जो देश हैं, वो बैलेट पेपर से चुनाव की ओर जा चुके हैं। केवल भारत ही एक ऐसा देश है जो ईवीएम के भरोसे बैठा हुआ है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जिसमें कि परिवार, किसी प्रत्याशी के परिवार के जो वोट हैं वो भी प्रत्याशी तक को नहीं मिलते हैं। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि कोई भी बटन दबाओ, एक ही पार्टी को सारे मत जा करके गिरते हैं। इस तरीके की बहुत सारे उदाहरण हैं जो ईवीएम के गुणवत्ता पे, ईवीएम की विश्वसनीयता पे भ्रम पैदा करता है, संदेह पैदा करता है। जब इस देश के लोगों को मतदाताओं को उस मशीन पर भरोसा नहीं है तो फिर उससे चुनाव कराना जो है वो कहीं ना कहीं पारदर्शिता के ऊपर जो संदेह एक तरीके से उत्पन्न करता है। निश्चित तौर पर बैलेट की ओर हमें जाना चाहिए। जबकि सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग को ईवीएम की गड़बड़ियों के संबंध में एक भी पुख्ता सबूत आज तक नहीं मिले हैं, इसलिए वह ईवीएम से ही चुनाव कराने के पक्ष में खड़ा है, जबकि विपक्ष को इसमें धांधली स्पष्ट नजर आ रही है। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग विपक्ष के दावों को नहीं मान रहे हैं, तो विपक्ष के पास भी जनता की अदालत में जाने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा। इसलिए कांग्रेस यह पदयात्रा पूरे देश में निकालने मजबूर है। यह हम आपको एक बात और बता दें कि बड़े बड़े आधुनिक देश जो पहले ईवीएम के पक्षधर थे, अब वापस बैलेट पेपर से चुनाव कराने की ओर लौट गए हैं। इसलिए विपक्ष भी इसे एक तर्क के रूप में इस्तेमाल करता है कि आधुनिक देशों ने इसे शुरू किया था, वो भी इसकी ईवीएम की विश्वसनीयता पर संदेह जता रहे हैं, तो भारत में यह अभी क्यों लागू है। ईवीएम को लेकर नेताओं के विचारों से भी अब आपको अवगत कराते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं पक्ष और विपक्ष के नेता। सबसे पहले बताते हैं एनसीपी शरद पवार के वरिष्ठ नेता जितेंद्र आव्हाड के ईवीएम पर सवाल उठाते हुए क्या उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में एक परिवार में 32 वोट हैं, सभी लोगों ने परिवार के प्रत्याशी को वोट दिया, फिर भी 0 वोट दिखाए गए। ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा, हम अपनी हार के लिए कोई एक कारण नहीं मान सकते। मुझे तो यकीन नहीं होता कि लाडली बहन योजना का इतना असर हो सकता है। आव्हाड ने कहा, जीते हुए विधायकों ने भी कहा है कि कहीं ना कहीं ईवीएम का बड़ा मसला है, इसके खिलाफ पूरे राज्य में आंदोलन खड़ा हो सकता है। ये कांग्रेस की आदत सी बन गई है, जब जब वो चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पर ही ठीकरा फोड़ते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कह दिया है कि चुनाव पद्धति बदलेगी नहीं, जो प्रक्रिया चल रही है वो ठीक है। बैलेट पेपर पर चुनाव बहुत महंगा है, पेचीदा है और उस समय बहुत खर्च भी आता है, और इसलिए ईवीएम पर ही चुनाव कराए जाएंगे। इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देखिए, चाहे कांग्रेस हो या अन्य विपक्षी दल हो, जब कांग्रेस की सरकार बनती है, जिस सीट पे कांग्रेस जीतता है, तब ईवीएम पर कोई सवाल नहीं उठता। जब भाजपा जीतती है तब ये ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, जबकि इनको अच्छे से पता है कि ईवीएम में हेराफेरी नहीं हो सकती, बल्कि मतपेटियों की चोरी और मतपेटियों में हेराफेरी आसानी से हो सकती है। और ये कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल मतपेटियों का समर्थन करते हैं। इससे स्पष्ट है कि वो मतपेटी के माध्यम से हेराफेरी करके, मतलब हेराफेरी की संभावना कहाँ है उनको पता है, इसलिए ईवीएम का नहीं बल्कि मतपेटियों का समर्थन करते हैं। वही कांग्रेस नेता नाटा पटोले ने ईवीएम को लेकर कहा, इस मुद्दे पर कोई नहीं सुन रहा, हम सुप्रीम कोर्ट भी गए, उन्होंने कहा इसे साबित करो। यही कारण है कि कांग्रेस को लगता है कि इस मुद्दे पर जन आंदोलन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। अब आपको बताएं कि सपा के नेता अखिलेश यादव ने क्या कहा। अखिलेश यादव ने एलन मस्क को कोट करते हुए कहा कि एक बार फिर से ईवीएम पर शक जताया है। उन्होंने यह एलन मस्क के एक बयान के बाद कहा,
सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए अखिलेश ने लिखा कि टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। आज जब विश्व के कई चुनावों में ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की आशंका जाहिर की जा रही है और दुनिया के जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ईवीएम में हेराफेरी की खतरे की ओर खुलेआम लिख रहे हैं, तो फिर ईवीएम के इस्तेमाल की जीत के पीछे क्या वजह है, ये बात भाजपा साफ करे। अब आपको बताते हैं ईवीएम पर क्या कहा था मस्क ने। जी हां, दिग्गज कंपनी टेस्ला और सोशल मीडिया साइट एक्स के सीईओ एलन मस्क ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को चुनावी प्रक्रिया से हटा देना चाहिए क्योंकि इसे इंसानों और एआई के जरिए हैक किए जाने की संभावना कम होने के बावजूद कुछ हद तक मौजूद है। जबकि दूसरी ओर जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय झा ने कहा, पहले बैलेट की लूट होती थी, ईवीएम सही हैं, जब जीत जाते हैं तो कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन विपक्ष वाले हार जाते हैं तो बौखला जाते हैं। बैलेट से कभी चुनाव नहीं होने चाहिए। महाराष्ट्र भाजपा चीफ चंद्रशेखर बावनकुले ने, जी हां, महाराष्ट्र भाजपा के चीफ चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, महाराष्ट्र में 5 महीने पहले लोकसभा के चुनाव के दौरान महाविकास आघाड़ी के 31 सांसद चुने गए थे। क्या उस समय ईवीएम ठीक से काम कर रही थी? नांदेड़ लोकसभा में उनका उम्मीदवार अभी उपचुनाव में फिर से सांसद जीत गया है। क्या वहां ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं थी? ईवीएम को दोष देने के बजाय विपक्षी पार्टियों को आत्मचिंतन करना चाहिए। हालांकि 2009 में बुरी तरह चुनाव हारने के बाद भाजपा ने भी ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए थे, जो यह बताता है कि जो भी राजनीतिक दल चुनाव हारता है वह आत्ममंथन की बजाय हार का ठिकरा ईवीएम पर ही फोड़ता है। ईवीएम में गड़बड़ी है। हालांकि समय समय पर चुनाव आयोग को जब भी ईवीएम को लेकर शिकायतें मिली, आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को जनता के सामने इन तथाकथित गड़बड़ियों को उजागर करने का खुला न्योता दिया, पर कोई भी राजनीतिक दल ईवीएम को हैक कर सकने या अन्य प्रकार की गड़बड़ी किए जाने को लेकर सामने नहीं आया। तो यहाँ पर दो तरीके की बातें हैं कि ईवीएम से चुनाव हो या बैलेट पेपर से चुनाव। इसको लेकर अब देश में बड़ी बहस छिड़ चुकी है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो चुनाव परिणाम आए हैं वह विपक्षियों के लिए अप्रत्याशित है। और जैसा कि हमने बताया है कि मतगणना का जो पैटर्न ईवीएम में रहा है उसको लेकर बहुत सारी जगहों पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। करीब करीब 2/3 ऐसे मतगणना क्षेत्र हैं, ऐसे विधानसभा क्षेत्र है जहां की मतगणना पर निसंदेह सवाल उठ रहे हैं कि यह ईवीएम की गड़बड़ी को दर्शाता है। हालांकि अभी यह आरोप है और कुछ मामलों में यह सतही तौर पर सामने आया है कि ऐसा देखा गया है, जिसका निष्कर्ष अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन फिर भी यह बात तो सामने आ रही है कि ईवीएम को लेकर अब विपक्षी दल एकजुट हो गया है और वो चाहता है कि ईवीएम की बजाय अब बैलेट पेपर से मतदान फिर से अपनाया जाए। और इसे लेकर पूरा विपक्ष सरकार पर हमलावर है और कांग्रेस इसे लेकर भारत जोड़ो यात्रा की तरह से एक यात्रा निकालने वाली है, जो देश के विभिन्न हिस्सों में जाएगी और वहां पर जाकर आम जनता से सीधे जुड़कर वह बताने वाली है कि ईवीएम में क्या गड़बड़ियां हैं और जनता का इस तरीके से विश्वास हासिल कर वह चाहती है कि एक ऐसा दबाव सुप्रीम कोर्ट और सरकार पर बनाया जाए कि सरकार अपने कदम पीछे ले और फिर से बैलेट पेपर से चुनाव की घोषणा पर सहमत हो जाए। हालांकि आने वाला वक्त इसे डिसाइड करेगा कि क्या होने वाला है, लेकिन फिलहाल यह पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। अगली जो बड़ी खबर है वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से जुड़ी हुई है। दरअसल महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर जो सस्पेंस था
वो अब खत्म हो गया है। 2 दिन तक चुप रहने के बाद कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान शिंदे ने साफ कर दिया कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री भाजपा का होगा। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें सीएम बनने की कोई इच्छा नहीं है और जो भी फैसला पीएम मोदी लेंगे वो उन्हें मंजूर होगा। साथ ही शिंदे ने महायुति की जीत के लिए महाराष्ट्र की जनता को धन्यवाद भी दिया। एकनाथ शिंदे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का हमेशा उनका साथ रहा है। मोदी और शाह ने हमेशा उनका समर्थन किया। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य की प्रगति तभी संभव है जब केंद्र का समर्थन मिले और वो नाराज होने वाले नहीं बल्कि काम करने वाले हैं। शिंदे ने यह भी कहा कि उन्हें सीएम बनने से ज़्यादा महाराष्ट्र की जनता के लिए काम करना है। उन्होंने यह भी कहा कि महाराष्ट्र को उनसे ज़्यादा भाजपा से क्या मिलेगा, यह सवाल उठाना चाहिए। शिंदे ने बताया कि पिछले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें फ़ोन किया और उन्होंने मोदी से कहा कि महाराष्ट्र में नई सरकार बनाने में कोई समस्या नहीं होगी। उन्होंने पीएम मोदी से कहा कि वो मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं बल्कि महाराष्ट्र के विकास के लिए काम करना चाहते हैं। शिंदे ने यह भी साफ किया महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री भाजपा का ही होगा। शिंदे ने महायुति की जीत के बारे में कहा कि लोगों ने उन पर विश्वास किया क्योंकि महाविकास अघाड़ी ने जो काम रोका था उससे महायुति ने आगे बढ़ाया है। उन्होंने बताया कि इस चुनाव में महायुति के कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत की और बहुत कम नींद में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने खुद 80-90 जनसभाएं की और एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह काम किया। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर काम करने का अनुभव नहीं है और इसलिए महाराष्ट्र की जनता उन्हें सीएम की बजाय एक आम आदमी के तौर पर देखती है। शिंदे ने कहा कि उन्हें गरीबों और आम जनता की समस्याएं समझ आती हैं क्योंकि वे खुद एक गरीब परिवार से आते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग अमीर परिवारों से होते हैं उन्हें समस्याओं की समझ नहीं हो सकती। आपको बता दें कि राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि मंत्रियों के पोर्टफोलियो और डिप्टी सीएम जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सिर्फ एकनाथ शिंदे ही फैसला लेंगे। जी हाँ, जिस तरीके से राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं उन्हें देखते हुए यह कहा जा रहा है कि मोदी और अमित शाह मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस को लेकर आएंगे, जबकि एकनाथ शिंदे पर उनका विश्वास है और एकनाथ शिंदे को वह करीब करीब मुख्यमंत्री जैसा ही महत्व देंगे और सरकार के जो महत्वपूर्ण पद हैं, महत्वपूर्ण मंत्री हैं, उस पर जो फैसला है वो एकनाथ शिंदे ही लेंगे। जैसा कि आपको पता है कि चुनाव के पहले ही पीएम मोदी और अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस से कहा था कि एकनाथ शिंदे के चेहरे पर ही पूरा चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसे में शिंदे को सरकार से अलग थलग करने का प्रश्न ही नहीं उठता। सूत्रों के मुताबिक जिस तरह से भाजपा अकेले महाराष्ट्र में 133 सीटों पर आई है उसे देखते हुए स्पष्ट है कि भाजपा बिहार पैटर्न को दरकिनार करते हुए महाराष्ट्र में अपनी पार्टी का सीएम चाहती है। वहीं अजीत पवार गुट पहले से ही देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने के फेवर में है। देवेंद्र फडणवीस के सीएम को लेकर अजीत पवार गुट की एनसीपी का पूरा समर्थन है। आपको बता दें कि रामदास अठवाले ने कल दावा किया कि एकनाथ शिंदे भाजपा के फैसले से थोड़े नाराज हैं, लेकिन यह मुद्दा जल्द सुलझ जाएगा और जिस तरह से अठवाले ने कहा था, आज शिंदे ने खुद घोषणा कर राह आसान कर दी। आपको बता दें कि 23 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे। इसके बाद शिंदे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया था। तब से भाजपा और शिवसेना के बीच इस मुद्दे पर मतभेद थे। भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने की मांग कर रहे थे, जबकि शिवसेना एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाए रखने की चाहत रखती थी। आज सारी अटकलों पर शिंदे ने प्रेस वार्ता कर खुद ही विराम लगा दिया। अब पोर्टफोलियो और डिप्टी सीएम और सीएम जैसे मुद्दे पर सिर्फ एकनाथ शिंदे ही फैसला लेंगे। चुनाव से पहले ही अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस ने कहा था और उसी अनुरूप ऐसा हो रहा है। और जैसा कि आपको पता है कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने भाजपा को ही
मुख्यमंत्री चुनने का अवसर दिया है, तो उससे यह रास्ता साफ हो जा रहा है कि अब महाराष्ट्र में अगला जो मुख्यमंत्री होगा वह भाजपा का ही होगा। और जिस तरीके से पूरा समीकरण चल रहा है और अजित पवार ने देवेंद्र फडणवीस को जैसा समर्थन दिया है, उससे स्पष्ट है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही बनेंगे। हालांकि अभी औपचारिकता बची है, लेकिन यह महज एक औपचारिकता ही है। अगले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही होंगे, आज ऐसा स्पष्ट हो गया है। इसी कड़ी में अगली जो बड़ी खबर है वह संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़ी हुई है। संसद का शीतकालीन सत्र आज अपने दूसरे दिन में है। लोकसभा में जैसे ही सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष ने अडवाणी मुद्दे पर हंगामा करना शुरू कर दिया। फिर 12 बजे कार्यवाही शुरू होने पर हंगामा जारी रहा। विपक्ष ने यूपी के संभल में हुई हिंसा का मुद्दा भी उठाया। इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों को 28 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राहुल गांधी ने संसद के बाहर बयान दिया कि अडानी पर अमेरिका में 2000 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का आरोप है और उन्हें जेल में होना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार उन्हें बचा रही है। असल में 21 नवंबर को यूएस अटॉर्नी ऑफिस ने कहा था कि अडानी ने भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा एक कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को $265 मिलियन करीब 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है या देने का इरादा रखा था। इस पर अडानी ग्रुप ने बुधवार को स्पष्ट किया कि चेयरमैन गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और सीनियर एग्जीक्यूटिव वितिन जैन पर अमेरिका में रिश्वत से जुड़े कोई आरोप नहीं है। अडानी ग्रुप का कहना है कि मीडिया में चल रही खबरें पूरी तरह से गलत है। संसद सत्र से पहले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अडानी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अडानी कभी अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वह तो हमेशा इनकार करेंगे। राहुल ने कहा कि अडानी पर अमेरिका में करोड़ों रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है, जबकि छोटे मोटे आरोपों में सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। उनका कहना था कि अडानी जैसे व्यक्ति को जेल में होना चाहिए, लेकिन सरकार उन्हें बचा रही है। संसद सत्र शुरू होने से पहले इंडिया गठबंधन के नेताओं ने राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में बैठक बुलाई। इस बैठक में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद थे। बैठक में संसद के दोनों सदनों में उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा की गई। कांग्रेस अडानी के मुद्दे को संसद में जोर शोर से उठाने की योजना बना रही है। देखना यह है कि संसद की जो कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई थी, कल के बाद क्या कांग्रेस और विपक्षी अडानी के मुद्दे पर और संभल के मुद्दे पर क्या सरकार को घेरने में कामयाब होते हैं, या सरकार फिर हो हल्ले के बीच संसद को आगे के लिए स्थगित कर देगी। आज की चर्चा में बस इतना ही। कल आपसे हमारे खास कार्यक्रम चर्चा है में फिर यहीं भेंट होगी, इसी समय पर कुछ अन्य जन सरकार के मुद्दों को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।